पिछले क्लास में एटम वगैरह, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ये सब बताया गया था। आज थोड़ा उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का जो टर्म है वह एकदम बेसिक टर्म है, जिसमें हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक बात को सीखेंगे। जैसे कंपाउंड, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, एटम, रेडिकल और आयन, इस सब में बहुत छोटा अंतर होता है, लेकिन जनरली लोगों को ये सब समझ में नहीं आता है। बेसिक में यदि ये क्लियर ना हो तो बाद में बहुत तरह का कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। देखिए इधर, आज एक काम हम लोग करेंगे एलिमेंट्स पर, दूसरा काम होगा कंपाउंड्स पर, और तीसरा होगा रेडिकल्स पर। पहले थोड़ा आप इसको प्रैक्टिकली समझ लीजिए, फिर थियोरेटिकली इसको लिख लेंगे कि इसका डेफिनेशन वगैरह क्या है। आप एक आयरन का रॉड लीजिए, ये आयरन रॉड है। तो आयरन रॉड है, यदि ये आयरन रॉड है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये किस चीज़ से बना होगा? आयरन के एटम से। एलिमेंट का आप डेफिनेशन जानते होंगे कि एलिमेंट एक ऐसा प्योर सब्सटेंस होता है जिसका निर्माण सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के एटम से होता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि एलिमेंट एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के एटम को रखता है। जैसे यदि हम प्योर आयरन रॉड की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आयरन का ही एटम होगा, दूसरा कोई भी एटम इसमें नहीं होगा। यदि ये कॉपर का रॉड है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉपर का आइटम होगा। यदि ये एल्युमिनियम रॉड है तो सिर्फ और सिर्फ एल्युमिनियम का आइटम होगा। और आप जानते हैं कि हर चीज़ का निर्माण एटम से ही हुआ है, उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है एलिमेंट के केस में। यहाँ पर आपको कुछ कन्फ्यूजन, हमारी बातों में कुछ विरोधाभास जैसा कुछ दिखेगा, उसी को क्लियर करना है यहाँ। अब जैसे कंपाउंड देखिए, मान लीजिए कि आप एक गिलास वाटर ले लीजिए। आप जब एक गिलास वाटर लेते हैं तो जैसे ये वाटर है, इसमें पानी भरा हुआ पानी भरा हुआ है, तो इसमें किस चीज़ का एटम भरा हुआ है? देखिए, वाटर का एटम नहीं होता है, यही सब समझना, इसी बारीकी को पकड़ना है। H2O का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? सॉरी, जल वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? H2O। तो ये H2O है। सबसे पहले इसको समझने के लिए कंपाउंड के डेफिनेशन पर हम जाएंगे। कंपाउंड भी एक प्योर सब्सटेंस है, एलिमेंट भी एक प्योर सब्सटेंस है। एलिमेंट का निर्माण सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के एटम से होता है, लेकिन कंपाउंड एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जिसका निर्माण दो या दो से अधिक एटम के आपस में फिक्स मास रेशियो में मिलने से होता है। जैसे हम यदि H2O की बात करते हैं तो H2O में दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम आपस में मिलता है। अब देखिए, इसको हम कंपाउंड नहीं कहते हैं, इसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। तो कंपाउंड क्या है? तो कंपाउंड और मॉलिक्यूल में अंतर क्या है, इसको देखिए। यदि आप एक गिलास पानी लिए हैं तो निश्चित है कि उसमें एक ये पार्टिकल हुआ, एक H2O, इसी के जैसा दूसरा पार्टिकल, इसी के जैसा तीसरा पार्टिकल, इसी के जैसा चौथा, इसी की तरह का अरबों खरबों पार्टिकल एक गिलास पानी में रहेगा, जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं मोल कंसेप्ट के मेथड से, जो 11th में आपको बताया भी गया है। अब उसको कैलकुलेट नहीं करना है अभी सिर्फ समझना है। तो यदि ढेर सारा H2O का पार्टिकल रखा हुआ है एक जगह, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप कहलाता है कौन चीज़? कंपाउंड। और इसी में से यदि आप एक पार्टिकल को निकाल लेते हैं तो यही एक पार्टिकल क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल। तो यहां पर यदि आप एक पार्टिकल निकालते हैं तो ये एक पार्टिकल मॉलिक्यूल नहीं, बल्कि ये क्या कहलाता है? एटम। हम देखिए, यहां पर हम सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे हैं, हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल की बात कर रहे हैं। एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा, हमने कल आपको कहा था कि आप डस्टर को काटते जाइए, एकदम स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल मिलेगा उसी को आप क्या कहेंगे? एटम। इसी प्रकार वाटर में यदि आप स्मॉलेस्ट पार्टिकल खोजेंगे तो एटम नहीं मिलेगा, वो जब भी मिलेगा तो किस रूप में मिलेगा?
मॉलिक्यूल के रूप में मिलेगा, H2O के फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम आ जाइए और एक ऑक्सीजन एटम आपस में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन एटम है और यह H2O मॉलिक्यूल है। तो यहाँ हम कहा ऑक्सीजन एटम नहीं है, आयरन एटम है। हम सिर्फ ये फिगर को दिखाए हैं यहाँ। ये सब Fe का आइटम है। तो एलिमेंट क्या है? एलिमेंट सेम टाइप एटम का एक ग्रुप है। कंपाउंड क्या है? सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स का एक ग्रुप। इसी प्रकार रेडिकल क्या है? देखिए इधर, जैसे एक बर्तन में ढेर सारा Na+ रखा हुआ है, ढेर सारा Na+, अरबों खरबों Na+। तो इसमें ये एक पार्टिकल हुआ, ये दूसरा पार्टिकल हुआ, ये तीसरा पार्टिकल हुआ, ये चौथा पार्टिकल हुआ। ये चार्ज्ड स्पेसीज ही रेडिकल कहलाता है, चाहे वह पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, ये सब मायने नहीं रखता है। आप यदि इसमें सबसे छोटा पार्टिकल निकालेंगे, जो सबसे छोटा पार्टिकल है, जिससे और छोटा आप नहीं कर सकते हैं आप, तो इससे क्या निकालेंगे आप? Na+। यदि आप एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो ये कहलाता है आयन। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारा आयन जब एक साथ आएगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे? रेडिकल। मतलब एलिमेंट्स, कंपाउंड और रेडिकल, ये सब एक ग्रुप है। एटम, मॉलिक्यूल और आयन, यह सब स्मॉलेस्ट यूनिट है। लेकिन एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होता है, कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट मॉलिक्यूल होता है और रेडिकल का स्मॉलेस्ट यूनिट आयन होता है। इसी को हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल या इसी को हम बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। एलिमेंट का बिल्डिंग ब्लॉक एटम होता है, कंपाउंड का बिल्डिंग ब्लॉक मॉलिक्यूल होता है और रेडिकल का बिल्डिंग ब्लॉक आयन होता है। मतलब बहुत सारा आयन मिलेगा तो रेडिकल तैयार होगा, बहुत सारा मॉलिक्यूल मिलेगा तो कंपाउंड तैयार होगा, बहुत सारा सेम तरह का एटम मिलेगा तो एलिमेंट बनेगा। तो अब इसको प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब जैसे आप देखिए 2-3 और अलग अलग बात। जैसे हम वाटर ना लेकर H2SO4, एक बर्तन में H2SO4 ले लिए। आप इस बात का जवाब दीजिए कि हम क्या लिए हैं? एलिमेंट, एटम, कंपाउंड, मॉलिक्यूल, रेडिकल, आयन, क्या है ये बर्तन में? अभी ये कंपाउंड कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि जब हम एक बर्तन में बोले H2SO4 ले लिए, इसका मतलब H2SO4 मॉलिक्यूल का एक ग्रुप हम ले लिए और एक ग्रुप के फॉर्म में है, तो वो क्या कहलाएगा? कंपाउंड। हम इसी H2SO4 को मॉलिक्यूल कब कहेंगे? जब हम इसके एलिमेंट्री पार्टिकल पर काम करेंगे, जब इसके हम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट पर काम करेंगे, जब हम इसके बिल्डिंग ब्लॉक पर काम करेंगे। मतलब आप जैसे ही मॉलिक्यूल बोलते हैं ना, तो वहां पर एक का अर्थ ये आता है। मॉलिक्यूल बोले इसका मतलब उस चीज के एक पार्टिकल की आप बात कर रहे हैं, और यदि कंपाउंड बोले इसका मतलब है कि उसके पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं, सेम मॉलिक्यूल्स का। इसी प्रकार यदि हम Na+ आयन बोलते हैं, Na+ आयन केवल एक पार्टिकल को इंडिकेट करता है, लेकिन हम यदि Na+ रेडिकल बोले तो वह Na+ आयन के एक ग्रुप को इंडिकेट करता है। तो आप सबसे पहले जो इंडिकेट यहाँ पर किया गया है इसको लिख लीजिए, फिर एक एक को हम डिफाइन कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये आपको समझने में मदद करेगा, लिख लीजिए, फिर हम सबका डेफिनेशन भी लिखा देंगे। आज के क्लास के बाद 2 दिन और क्लास चलेगा 11th के बेसिक का, फिर 12th का बेसिक चलेगा। 12th का बेसिक 4 दिन चलेगा, 12th का बेसिक 4 दिन चलने के बाद चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। 9th का बेसिक, 11th के बाद 9th कैसे आ जाएगा जी? 11th के बाद 12th का बेसिक, 12th के बाद 9th का बेसिक। अच्छा, ये 9th का नहीं, ये पूरे केमिस्ट्री का बेसिक।
आप यदि एक गिलास पानी पीते हैं ना, तो आपके अंदर अरबों खरबों संख्या में पार्टिकल जाता है। किस चीज़ का पार्टिकल? H2O का पार्टिकल। और कौन सा कंपाउंड पी रहे हैं? वाटर। तो कंपाउंड की जब बात होती है तो वहाँ पर एक ग्रुप की बात होती है, एलिमेंट की बात होती है तो ग्रुप की बात होती है, रेडिकल की बात होती है तो पूरे ग्रुप की बात होती है। और वो ग्रुप किस चीज़ का है? जो उसका एलिमेंट्री पार्टिकल है। जैसे एलिमेंट के केस में एटम, कंपाउंड के केस में मॉलिक्यूल, और रेडिकल के केस में आयन। और हमारे ख्याल से इससे ज़्यादा बेसिक केमिस्ट्री में नहीं हो सकता है। 2-3 दिन लगेगा, लेकिन बाद में आपका स्पीड मेंटेन रहेगा, इसीलिए ये सब बता दिए, नहीं तो ये सब बताने का कोई ज़्यादा ज़रूरत था नहीं। हालांकि हमको लगता है कि कहीं से भी आप पढ़ के आए होंगे, ये सब बात बताया जरूर गया होगा। अब कितना समझे हैं यह एक अलग बात। लिखिए, स्टार लगाइए और लिखिए एलिमेंट्स। हम जब इसका एग्जाम्पल लिख रहे हैं तो एग्जाम्पल में देखिए हम सिंगल टाइप के एटम को इंडिकेट कर रहे हैं कि Fe, कॉपर, HO। अब जैसे हम यहाँ पर एलिमेंट का एग्जाम्पल में ये सब लिखे हैं, तो आप सिर्फ Fe के एक एटम को नहीं समझेंगे, आप ये समझ लीजिए कि Fe का पूरा ग्रुप है वहाँ पर। मतलब आयरन एटम का पूरा ग्रुप है वहाँ। यानी हम आयरन रॉड की बात कर रहे हैं, कॉपर रॉड की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन वैसे तो सिंगल फेज में नहीं पाया जाता है, इसका नेचुरल एग्जिस्टेंस H2 के फॉर्म में होता है। लेकिन यह हाइड्रोजन यदि अकेला लिखा हुआ है तो वह क्या कहलाएगा? एलिमेंट। यही हाइड्रोजन जब H2O2 या O3 के फॉर्म में जाता है, तब फिर हम उसको एलिमेंट नहीं, तब हम लोग जनरली उसको कंपाउंड के फॉर्म में समझते हैं, क्योंकि वहां पर दो एटम आपस में जुड़ रहा है। लिख लिए इसको क्या? हाँ देखिए, लिखा हुआ है एन एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जो रखता है केवल और केवल एक ही प्रकार का एटम। जैसे एग्जांपल ये लिखा हुआ है। अच्छा, एलिमेंट का जो एलिमेंट्री पार्टिकल होता है क्या होता है? एटम्स। तो हम लोग कहेंगे कि एटम्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट्स। नीचे एरो दीजिए और लिखिए। अरे तुमको पीटने के लिए थोड़ी ना यहाँ बुलाया जाता है। अब कभी कभी अति कर देते हो, कभी कभी बर्दाश्त से फाजिल हो गया, तो एक आध लपड़ थप्पड़ लग गया, वो एक अलग बात है ना? शॉर्ट आंसर, हाँ। लिखिए, एरो दीजिए और लिखिए। लिखेंगे एटम्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्री पार्टिकल का मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, मतलब उससे छोटा पार्टिकल उसमें नहीं रहेगा। स्टार लगाइए और लिखिए कंपाउंड्स। लिखेंगे प्योर सब्सटेंस
formed by combination of two or more than two atoms in fixed mass ratio is called compound. Example: H2O, H2SO4, HNO3, O2, O3, H2, Cl2, HCl, NaCl, etc. हो गया, लिख लिए? कंपाउंड का एलिमेंट्री पार्टिकल क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल्स। तो लिखेंगे नीचे एरो देके, मॉलिक्यूल्स आर, नीचे एरो, ये सब यदि लिखा हुआ हो गया हो ना तो नीचे एरो देके लिखना है। मॉलिक्यूल्स आर elementary particles of compound. और तीसरा टर्म है रेडिकल। लिखेंगे चार्ज्ड स्पेसीज इज कॉल्ड रेडिकल्स। जितना भी चार्ज स्पेसीज है वो सारा का सारा रेडिकल कहलाता है। जैसे Na प्लस, Cl माइनस, NO3 माइनस, PO4 3 माइनस, SO4 2 माइनस, SO3 2 माइनस। हम किसी पर 3 पॉजिटिव देते हैं, किसी पर 3 निगेटिव, कभी 1 कभी 2। ये सब इसका वैलेंसी है, इस पर भी ज़्यादा आप नहीं सोचेंगे। कभी प्लस देते हैं कभी माइनस, वो भी मैटर नहीं करता है, वो सब अपने आप सीख जाइएगा आगे। और 11th में यदि थोड़ा बहुत भी 11th 9th 10th ये सब में थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो ये सब आपको पता होगा। देखिए चार्ज कैसा है कोई मैटर नहीं करता है। यदि पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज वाला कोई भी पार्टिकल है तो वो क्या कहलाएगा? रेडिकल। और देखिए यहां पर एक एटम से आयन बना है, यहां पर 4 एटम के मिलने से आयन बना है, 1 नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन। तो इसमें कोई मैटर नहीं करता है कि अकेला एटम है या ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ चार्ज है। चार्ज है तो वो क्या कहलाएगा? रेडिकल्स। इसका सबसे एलिमेंट्री पार्टिकल क्या कहलाता है? आयन। तो लिखेंगे आयंस, नीचे लिख दीजिए आयंस आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ रेडिकल्स। आयंस आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ रेडिकल्स। अब ये रेडिकल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव रेडिकल, एक होता है निगेटिव रेडिकल। इसी को इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल और इलेक्ट्रोनिगेटिव रेडिकल भी बोला जाता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल को ही बेसिक रेडिकल भी बोला जाता है और इसको, निगेटिव वाले को, एसिड रेडिकल या एसिडिक रेडिकल बोला जाता है। तो आप नीचे एरो दीजिए और लिखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रेडिकल्स। देयर आर
टू टाइप्स ऑफ रेडिकल्स। अब यहीं पर आप रुक जाइए, बोर्ड देखिए। रेडिकल कितना तरह का होता है? दो तरह का। इस सब नाम को ध्यान में रखेंगे। पॉजिटिव रेडिकल या इसी को इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल भी कहा जाता है, या इसी को बेसिक रेडिकल भी कहा जाता है। ये सब एक ही बात है। और वैसा रेडिकल जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो पॉजिटिव रेडिकल कहलाएगा, वैसा रेडिकल जिस पर नेगेटिव चार्ज हो वो नेगेटिव रेडिकल कहलाएगा। तो ये था पहला और ये है दूसरा, नेगेटिव रेडिकल। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव लिखते जाइए साथ साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल भी कहते हैं, या इसी को एसिड रेडिकल भी कहा जाता है। हमारे ख्याल से इसके डेफिनेशन की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह एक सिंपल बात है। पॉजिटिव चार्ज रेडिकल इज कॉल्ड पॉजिटिव रेडिकल, नेगेटिव चार्ज रेडिकल इज कॉल्ड नेगेटिव रेडिकल। हम सिर्फ एग्जाम्पल लिख देते हैं, वो भी आप लिखे हुए हैं, बस ऐसे ही कुछ लिखे हैं तो एग्जाम्पल लिख दीजिए। ये नंबर ऑफ चार्ज वैलेंसी से आता है कि कब 3 पॉजिटिव देंगे कब 2 पॉजिटिव देंगे, तो वैलेंसी हम जब बताएंगे तो वो लिखाएंगे ही ऐसे भी। अब देखिए NO2 पर माइनस भी होता है, NO2 पर प्लस भी होता है। केमिकल बॉन्डिंग जब आप पढ़े होंगे तो इसका स्ट्रक्चर आपको बताया गया होगा, लोइस स्ट्रक्चर। अब आपको वो कितना याद है नहीं याद है ये तो मुझे नहीं पता, आप याद कीजिए। हम बोलते थे बताइए तो कैसे बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर NO2 माइनस का और एक बार NO2 प्लस का। वैसे लोग जो पढ़े हैं 12th 11th में, हाँ बताइए जल्दी। पहले सेंट्रल एटम खोजा करते थे। कौन होगा सेंट्रल एटम? नाइट्रोजन, जो कम संख्या में रहता है। अगल बगल सजाते थे हम लोग सराउंडिंग एटम को। निगेटिव चार्ज हमेशा प्लेस होता था जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है उस पर। तो यदि हम ये NO2 का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर एक लोन पेयर होगा, यही है NO2 माइनस। यदि यही पॉजिटिव वाला बनाते तो पॉजिटिव प्लेस होता है इस पर, तब ये इसका स्ट्रक्चर हो जाता ऐसा। तो ये सब बताया गया था। अब उससे ज़्यादा वास्ता तो भी है नहीं, इसलिए हम लोग उस पर वर्क नहीं करेंगे। रेडिकल का एलिमेंट्री पार्टिकल आयन होता है, और रेडिकल 2 प्रकार का होता है, तो आयन भी कितना प्रकार का होगा? 2 प्रकार का, एक केटायन और दूसरा एनायन। नीचे एरो देंगे, लिखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयन, पहला केटायन और दूसरा एनायन। यहां तक पहुंच गए क्या? कुछ दिक्कत है क्या आपको? बोलिए। NO2 माइनस है, NO2 प्लस है। क्या हुआ? ओ सॉरी, हम स्ट्रक्चर बताने के फेरा में NO2 प्लस भी वहां लिख दिए थे। उस एग्जाम्पल में वो चीज़ गलत है। छोड़िए ना, सब लिखना जरूरी है। हो गया, लिख लिए? नीचे लिख लिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयन, एक केटायन और दूसरा एनायन। सुनिएगा,
अब जब हम केटायन बोलेंगे तो केटायन बोलने के साथ ही ये स्पष्ट होता है कि हम केवल एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं जिस पर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। और यदि हम एनायन बोलते हैं तो भी वहां पर केवल एक पार्टिकल का बात आता है, एक आयन का बात आता है जिस पर चार्ज कैसा है, निगेटिव। लेकिन जब हम निगेटिव रेडिकल बोलते हैं तो बहुत सारे निगेटिव आयन का बात आता है, एनायन का बात आता है। जब हम पॉजिटिव रेडिकल बोलते हैं तो बहुत सारे पॉजिटिव मतलब केटायन का, पॉजिटिव आयन का, यानी उसी को हम कहेंगे केटायन, केटायन का बात आता है। इन सभी बातों को बड़ा ट्रांसपेरेंटली आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हम जब इस बात का यूज करेंगे आगे तो आप यदि हमारी बातों को बारीकी से समझेंगे नहीं तो वो चीज़ नहीं समझ पाएंगे जो हम कहना चाह रहे हैं। क्योंकि इस सब का बहुत बड़ा कंसेप्ट आगे, इसका पूरा जो एप्लीकेशन है यहाँ है। जैसे सॉल्यूशन पूरा चैप्टर पढ़िएगा, रेडिकल वगैरह का आपको पता नहीं है ना, तो आप यकीन मानिए आप कभी नहीं समझ पाइएगा सॉल्यूशन चैप्टर। बड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर चलता है। आपको कंपाउंड बनाना नहीं आता है, कंपाउंड तोड़ना नहीं आता है, आप इनफेक्टर नहीं निकाल पा रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना है केटायन पर, टोटल एनायन पर कितना है वो नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। और जब फंस जाएंगे तब तो फिर मुश्किल है। हो गया क्या यहाँ तक? मिटा दूँ? कल जो आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का टेबल दिया गया था वो तो तुम लोग रट लिया होगा, सबको याद होगा, है ना याद? अभी उसका ज़रूरत पड़ेगा। और कोई भी आदमी कॉपी पीछे नहीं पलटेंगे। देखिए, हम आपको पीटेंगे नहीं या बात भी नहीं कहेंगे, लेकिन आपको एहसास दिलाएंगे कि आपको काम करना चाहिए। और एकदम सिंपल बात है, हम अभी मॉलिक्यूलर वेट लिखने वाले हैं। हेडिंग डालिए मॉलिक्यूलर वेट। डिफाइन कीजिए। लिखेंगे सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स present in a molecule is called molecular weight of that substance। अभी आप धरती पर हैं और यहाँ पर आप वेट और मास को केमिस्ट्री में एक मानकर चलेंगे, फिजिक्स को यहाँ पर नहीं लाएंगे, क्योंकि फिजिक्स लाने के बाद बातें बहुत बदलेगी, क्योंकि वेट और मास में बहुत अंतर है उस लिहाज से। हाँ, दोनों लेके चलते हैं हम लोग। यूज करोगे ना केमिस्ट्री में तो कहीं मॉलिक्यूलर मास लिखा मिलेगा, कभी मॉलिक्यूलर वेट मिलेगा। हम बोले नहीं कि केमिस्ट्री में वेट मास दोनों साथ ही एक ही साथ लेके चला जाता है, जबकि एक है नहीं। फिजिक्स में इसका मतलब आप पढ़े ही होंगे कि क्या अंतर है इसमें। जैसे H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा बताइए? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। तो एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन है तो 1 + 1, अब प्लस कितना 16, कितना होगा 18। अब आप धीरे धीरे मॉलिक्यूलर वेट पर जा रहे हैं, वहां से हम लोग ग्राम मोल पढ़ेंगे, ग्राम मोल के बाद ये बेसिक खत्म हो जाएगा। तो जैसे H2O का मॉलिक्यूलर वेट होगा 18, उसी प्रकार अब कुछ कंपाउंड आपको दिया जा रहा है जिसका मॉलिक्यूलर मास अभी तुरंत निकालिए, और निकालिए नहीं, आज के बाद निकालना ना पड़े, उस सब का याद ही रहना चाहिए डायरेक्ट। क्योंकि आपके पास उतना वक्त नहीं है कि अब H2O का मॉलिक्यूलर मास निकालिएगा, CaCO3 का निकालिएगा, वो सब आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो कुछ एग्जाम्पल दिया जा रहा है, इसको लिखिए तो। और एक्चुअल में यह वही एग्जाम्पल है जो आपको आगे आने वाले चैप्टर में बार बार आपको टच करेगा। ये लिखिए, HNO3 का मॉलिक्यूलर, यहाँ हम कंपाउंड लिख रहे हैं और इधर आपको इसका मॉलिक्यूलर वेट जोड़ के बताना है, और वो भी बिना पीछे देखे।
देखिए ये संभव नहीं है कि 11th में हम जितना बात आपको बताए हैं बेसिक में उतना बता सकें। हम सिर्फ उतना बता रहे हैं जितना 12th में ज़रूरत है, और यह सब कॉमन एग्जाम्पल है जो बहुत ज़्यादा आता रहता है। इसलिए इस सब का मॉलिक्यूलर मास आज आप निकाल लीजिए और कल से निकालना ना पड़े, इस सब को आप याद रखिएगा। वैसे भी यूज करते करते याद हो जाएगा, यदि आप नहीं भी याद किए हैं तो ज़्यादा टेंशन इस सब में होगा नहीं। सबका मॉलिक्यूलर मास लिखिए जितना भी एग्जाम्पल लिखा हुआ है। कॉपी पीछे नहीं पलटना है। यदि आप याद किए हैं तो आपसे आराम से बन जाएगा, इसीलिए आप अपने मन से बनाने का कोशिश कीजिए। जो भी लोग कल क्लास नहीं किए हैं, एक क्लास मात्र हुआ है, किन्हीं से लिखकर बहुत कम बात बताया गया है, उतना आप पहले से भी जानते होंगे, लेकिन ज़रूरी है तो कॉपी में लिख जरूर लीजिएगा। क्या जी बना लिए? HNO3 का आया होगा 63, H2SO4 का 98, HCl का 36.5, NaCl का 58.5, CaCl2 का 111 है क्या? NaH का 40, 74, 60। यूरिया का देखिए, अब यूरिया है लिखा हुआ तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं होगा। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? NH2CO NH2, NH2CO NH2। एक नाइट्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक कार्बन, एक ऑक्सीजन, फिर एक नाइट्रोजन, दो हाइड्रोजन। शुगर का आया होगा 342, आया है क्या? ये फॉर्मूला होता है C12H22O11। तो आप सबका जोड़ेंगे तो आपको इतना आ जाएगा। ग्लूकोज का आया होगा 180, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6।
और K2Cr2O7 का 294 और KMnO4 का 158। पोटासियम का 39 होता है, क्रोमियम का 52 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। सबको जोड़ लेंगे गुना वुना करके तो आपको ये आ जाएगा। आप यदि अभी नहीं बना सके तो कोई बात नहीं, घर जाइए देख कर बना लीजिए, लेकिन बना जरूर लीजिएगा। और ये वैसे कंपाउंड्स हैं यहाँ दिए हुए कि जिसका जरूरत हर चैप्टर में होता है, हर जगह आपको इसके मॉलिक्यूलर वेट की जरूरत पड़ेगी। अभी हम तुमको मॉलिक्यूलर वेट रटने के लिए बोल रहे हैं, 1-2 दिन में इक्विवेलेंट वेट रटने के लिए बोलेंगे, तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तो इसको आप याद रखिएगा। सुनिए, अब कल आपको बताया जाएगा कुछ कंपाउंड का फॉर्मेशन और फिर उस कंपाउंड का डिकम्पोजिशन और एन फैक्टर, जिसका ज़रूरत आगे हमको इक्विवेलेंट वेट निकालने में पड़ेगा, ताकि आप ग्राम इक्विवेलेंट समझ सकें, क्योंकि उसकी ज़रूरत है आगे। तो 1-2 दिन में वो ख़त्म हो जाएगा। आइए कल।